हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारी 11th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड की है। इस वीडियो में हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स कौन कौन से हैं और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायोलॉजी कहते हैं। इसके दो मेनली ब्रांच है, जूलॉजी एंड बॉटनी। बॉटनी में प्लांट्स के बारे में स्टडी होती है और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो जो में ज़्यादा स्टार्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन रहा था बायोलॉजी में, तो वो है एरिस्टोटल का, इसलिए हमने उनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला है। और बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों के फादर एरिस्टोटल है एंड बॉटनी के थियोफ्रास्टस है। अब हम अपने चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड मीन्स हम किसी भी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो मेनली जो उनके फीचर्स हैं उनके बेस पे उन्होंने इन्हें डिफ्रेंशिएट किया है। तो वो फीचर्स कौन कौन से हैं? ग्रोथ, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। तो इसमें से मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस जो है वो डेफिनेट फीचर्स है, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम इनडेफिनेट बोलेंगे, डेफिनेट फीचर्स नहीं है। इनडेफिनेट फीचर्स क्या होते हैं और डेफिनेट फीचर्स क्या होते हैं? डेफिनेट जिसके अंदर एक्सेप्शनल कोई केस ना हो, और नॉन डेफिनेट होते हैं जिसके अंदर कोई एक्सेप्शनल केस हो। तो जो सॉरी, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस को हमने डेफिनेट क्यों बोला है, हम आगे भी डिटेल में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसको डेफिनेट क्यों कहा है और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को इनडेफिनेट क्यों बोला है हमने। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में जानेंगे। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास और नंबर इंक्रीज होगा तो हम उसे ग्रोथ बोलते हैं। मीन्स मास इंक्रीज हो तब भी हम ग्रोथ बोलेंगे, और नंबर इंक्रीज होता है तब भी हम उसे ग्रोथ बोलते हैं। मीन्स ये ट्विन करेक्टर्स है ग्रोथ के। तो जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब इरिवर्सिबल है, परमानेंट है, और जो इनका साइज़ जो होता है मतलब इंडिविजुअल का इंक्रीज होता है इसमें। तो जो हमारी ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है, और प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम तक चलती रहती है, थ्रू आउट लाइफ चलती है। तो देखिए, अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करते हैं। मीन्स एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाएंगी दो में। तो मतलब एक सेल दो में डिवाइड होगी। दो का मतलब क्या हो गया? अभी सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी इंक्रीज इन नंबर, मीन्स उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम आगे रिप्रोडक्शन में भी करेंगे ये चीज़ कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, सिर्फ यूनिसेल्युलर में, मल्टी सेल्युलर में नहीं। तो अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमने किया है ग्रो इन मास एंड नंबर, मीन्स इंक्रीज इन मास एंड नंबर, उसे हमने ग्रोथ बोला है। अब आपने देखा होगा जो माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं बिग, और जो क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका साइज भी इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है? उनमें भी ग्रोथ हो रही है, उनका मास इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यही है, जैसे मान लो कोई टीला है रेत का, आज तो आपने देखा छोटा सा है, फिर आप कुछ महीनों बाद देखते हैं तो वो टीला और भी बड़ा हो गया, मतलब उनका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हम उसे भी ग्रोथ बोलेंगे कि हाँ इनमें इसमें भी इनका साइज इंक्रीज हुआ है तो उसमें ग्रोथ हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल फैक्टर की वजह से होती है, और जो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही है। जैसे कि आप किशमिश है, तो अगर उसको आप पानी में डाल के रखते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। उसमें भी तो जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम यही बोलेंगे कि उसमें ग्रोथ हो रही है। तो उसमें जो साइज इंक्रीज
इंक्रीज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, पानी जो है उसके अंदर गया, एंडोस्मोसिस प्रोसेस हुई, उसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हुआ। अब जैसे आप बारिश के मौसम में देखते हो दरवाज़ा जो गेट होता है बारिश में जल्दी से बंद नहीं होता, वो टाइट बंद होता है। तो टाइट का मतलब क्या है, पहले तो आसानी से बंद हो जाता था, बाद में टाइट क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि उसका मास इंक्रीज हुआ है, वो फूल गया पानी की वजह से। तो इसका मतलब उनके अंदर भी बाहर से भाई एक्सटर्नल कुछ उन्हें मिला, तब जाके उनका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो और तो मीन्स इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही है, और जो लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है वो इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रही है। इसी वजह से हम ग्रोथ को इनडेफिनेट करैक्टर बोल रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने इनडेफिनेट बोला है, क्योंकि ग्रोथ जो है लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग में भी हो रही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, लिविंग में इंटरनल फैक्टर की वजह से और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ में जो इंटरनल फैक्टर की वजह से जो ग्रोथ हो रही है वो डेफिनेट सॉरी डेफिनेट करैक्टर है या इनडेफिनेट, तब हम उसे डेफिनेट बोलेंगे। और वैसे आ जाए ग्रोथ डेफिनेट करैक्टर है कि इनडेफिनेट, तब हम उसे इनडेफिनेट बोलेंगे। ओके अब हम नेक्स्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, मतलब कोई अपनी यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट जो होता है सिर्फ वही इन्वॉल्व होता है और अपनी बिल्कुल डिक्टो कॉपी प्रोड्यूस करता है, वो अपने पेरेंट जैसा ही होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और कुछ ही जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे, कुछ करेक्टर्स जो होंगे वो अपने पेरेंट जैसे होंगे, मीन्स डिक्टो कॉपी नहीं होगी उनकी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो होते हैं फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू। फिजन क्या होगा, एक सेल जो होगा बीच में कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर बाद में कंप्लीट एक वॉल बन जाएगी, मतलब एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, तो हम उसे फिजन बोल देते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, तो दोनों ही फ्रेगमेंट क्या है मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, मीन दोनों फ्रेगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और रीजनरेशन क्या होता है कि दोबारा जनरेट होना, मतलब जो ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट अगर कट के अलग हो जाता है तो वो अपने पार्ट को दोबारा से जो पार्ट जो कट जाता है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, इसलिए हम उसको रीजनरेशन कहते हैं। अब रीजनरेशन भी दो टाइप की होती है, एक होता है ट्रू रीजनरेशन, इसमें क्या होता है जो रिप्लेस जो लॉस्ट पार्ट होता है, जैसे कि प्लेनेरिया में देखते हैं हम, उसमें क्या होगा, एक जो पार्ट होगा वो कट जाएगा, जैसे वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। अब जो पार्ट जो है जो डिटैच हुआ है वो भी न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहाँ जिस बॉडी से वो डिटैच हुआ है उस बॉडी के अंदर भी वो वाला पार्ट जो है रीजनरेट हो जाएगा, तो हम इसे ट्रू रीजनरेशन कहते हैं। और एक होता है रीजनरेशन, उसके अंदर क्या होगा, जैसे जो पार्ट लॉस्ट होता है वही पार्ट बनता है, फुली ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है। तो लिजार्ड इसका एग्जाम्पल है और ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, ये प्लांट्स के अंदर हम बोलते हैं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है, बट प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लांट का ही कोई पार्ट जो है वो डेवलप हो, प्लांट का पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ लेते हैं और उसे ग्रो करते हैं तो वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं।
अब आप जैसे ही आपको मैंने ग्रोथ में बताया था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिम है। क्यों कहते हैं हम दोनों के दोनों सिनोनिम है? क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही मिलकर बना होता है। यूनि मतलब वन, एक सेल से मिलकर बना हुआ है। तो वो एक सेल से जब वो दो में डिवाइड होते हैं तो दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दो ऑर्गेनिज्म में मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी होगी और उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो ग्रोथ भी हो गया। इसलिए हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सिनोनिम रखा है। अब मैंने ये कहा था कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो डेफिनेट करेक्टर नहीं है, इनडेफिनेट है। और वो उसका कहा था कि कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। वो एक्सेप्शनल केस क्या है? जैसे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है प्रोड्यूस यंग वंस, उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो अब क्या है, जैसे म्यूल है, वो क्या होता है, वो स्टेराइल होते हैं, वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट वो लिविंग है। ठीक है। अब स्टेराइल वर्कर बी, अब जो वर्कर बी जो होती है, जो आपको हनी बी जो दिखाई देती है, हनी को नेक्टर को कलेक्ट करती हुई, तो वो स्टेराइल होती है, मीन्स वो भी यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। तो अब तीसरा एग्जाम्पल है ह्यूमन कपल्स में जो इनफर्टाइल होते हैं, जो ह्यूमन जो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, पर है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी इनडेफिनेट कैरेक्टर्स में लेते हैं। अब नॉन लिविंग में ऐसे भाई सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी तो नहीं होती है, बट हमने इस क्या कहते हैं क्या कोई भी नॉन लिविंग जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए हमने कैरेक्टर्स के यूनिक फीचर में रिप्रोडक्शन को रखा है। अब हमारा नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो टोटल हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होती है इंडिविजुअल के अंदर, तो हम उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो जो इसी एक्टिविटी की वजह से इसी एक्टिविटी की वजह से ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो होती है। तो मेटाबॉलिज्म कितने टाइप के होते हैं? मेटाबॉलिज्म है दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट कैटाबॉलिज्म और सेकंड है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? बिल्डिंग अप। मतलब कोई चीज़ एक मतलब बिल्ड हो रही है तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे एनाबॉलिज्म। किसी में ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। अब जैसे कि बिल्डिंग अप, हमारी ग्रोथ जो है, हम क्या होता है, इंक्रीज होता है मास, मतलब एक सेल, फिर एक से दो सेल, दो से तीन, चार, ऐसे मिलियन बिलियंस में बन जाते हैं सेल्स। तो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? एनाबोलिज्म का। अब जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड की फॉर्मेशन। अब जो फूड जो बन रहा है उसमें क्या होता है? मतलब वो जो गैसेस जो होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो लेते हैं, सॉइल से मिनरल्स लेते हैं और वाटर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होती हैं वो सनलाइट को कैप्चर करती हैं, और फिर उसके बाद क्या है, इन सबको वो कंबाइन करके फूड में कन्वर्ट कर देती हैं। मतलब एनाबॉलिज्म प्रोसेस, सारी चीज़ें बाइंड हो रही है, बिल्डअप हो रही है, तब जाके फूड बन रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एनाबॉलिज्म का। फिर आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो इसमें क्या होगा? चीज़ें टूटेंगी, ब्रेक डाउन होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल डाइजेशन का, रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन कैसे है ब्रेक डाउन प्रोसेस? देखिए, जैसे ही आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, तो वो ऑक्सीजन क्या होती है? फूड के साथ बाइंड हो जाती है। जैसे ही फूड के साथ बाइंड होगी तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? कैटाबॉलिज्म का। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होती है शो नहीं करती है। तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ऐसा एक्सेप्शनल कोई केस नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना होता हो। यहाँ तक कि यूनिसेल्युलर के अंदर भी होता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, सभी में होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो स्टेराइल हो चाहे वो फर्टाइल हो। तो इसलिए क्या है? डेफिनेट कैरेक्टर्स है। अब हमारा आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब हमारे चारों तरफ जो वातावरण में जो हो रहा है उसके प्रति अवेयरनेस में सचेत, तो मतलब उन्हें हमें मालूम होता है कि बाहर हो क्या रहा है।
तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है हमें अफेक्ट करती है, लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन, पॉल्यूशन, सभी चीज़ें हमें भी करती है, प्लांट को भी करती है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को करती है। और ऐसा कॉन्शियसनेस जो है वो किसी भी नॉन लिविंग के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या है, डेफिनेट प्रॉपर्टी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आंधी तूफान वगैरह है इसलिए हमने इसको डेफिनेट करेक्टर्स बोला है। फिर आता है लाइफ स्पैन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी लाइफ स्पैन जो होती है डेफिनेट होती है। लाइफ स्पैन मीन्स स्टेजेस जो होती हैं, ठीक है। बर्थ, ग्रोथ, इनमें कौन कौन से स्टेज है, बर्थ फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज, सेनेसिस फेज और फिर डेथ फेज। ये सभी भाई एक्सीडेंटली किसी की डेथ हो जाती है तो वो अलग बात है, बट अगर किसी की लाइफ स्पैन कंप्लीट, वो अगर बीमार वगैरह से कोई डिजीज़ नहीं होती है तो वो कंप्लीट लाइफ स्पैन जितनी भी स्टेजेस है उनको फॉलो करेगा। फर्स्ट पहले बर्थ होगा, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, फिर वो मैच्योर होगा, फिर सेनेसिस होता है एजिंग, फिर उसके बाद उसकी डेथ होएगी। तो फिर नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक डेफिनेट करेक्टर्स है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी डेफिनेट है। कोई भी नॉन लिविंग जो है वो सेल से मिलकर नहीं बना होता है, तो इसलिए ये डेफिनेट करेक्टर्स है। फिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब उनके अंदर खुद रेप्लिकेटिंग पावर होती है, वो रेप्लिकेट करते हैं और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स भी कर पाएंगे। तो ये हमारे थे करेक्टरिस्टिक्स। अब हम कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पहले हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। तो देखो, पहले उससे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होती है हम ये देखते हैं। तो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, मीन्स वेरिएशन। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी वैरायटी देखने को मिल रही है, जो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म है उसे ही हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे उनकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं, उनका साइज, कलर, एनाटोमी, हैबिटेट, हैबिट्स सभी अलग अलग टाइप की होंगी, मतलब डिफर करती होंगी। तो इसलिए हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड में डाल दिया इन्हें। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड को हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। और बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। अब जो